दोस्तों, अब तक तो विरोध के स्वर बाहर से उठ रहे थे, छात्रों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, सड़कों से, सोशल मीडिया से। मोदी सरकार इन आवाजों को टालती रही, अनसुना करती रही और कहीं कहीं तो लाठी से जवाब देती रही। लेकिन अब खतरा बाहर से नहीं, अंदर से आता दिखाई दे रहा है। जिन बैसाखियों पर मोदी सरकार टिकी हुई है, अगर वही बैसाखियां चरमराने लगे, हिलने लगे, तो जो कुर्सी है वो अपनी जगह पर कैसे टिक पाएगी। और आज सबसे बड़ी बैसाखी का नाम है चंद्रबाबू नायडू। वो चंद्रबाबू नायडू जो एक बार खांस भी दें तो पूरी बीजेपी को जुकाम लग जाता है। और इस बार वो सच में परेशान होने लगे हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या है, चंद्रबाबू नायडू को अचानक क्यों बीजेपी से दूरी बनानी पड़ रही है और इस पूरी उठापटक का सीधा कनेक्शन अमित शाह के इस्तीफे की मांग से क्यों जुड़ा हुआ है। पूरी कहानी समझने के लिए एक एक करके परतें उठाते हैं। पहली परत है छात्र आंदोलन की। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ था वो शुरू भले ही दिल्ली से हुआ हो, लेकिन उसकी आग अब पूरे देश में फैल चुकी है। जंतर मंतर वाला आंदोलन 20 जुलाई को उस लाठीचार्ज के बाद खत्म तो हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया, लेकिन उस आंदोलन ने पूरे देश के छात्रों को एक संदेश दे दिया कि अगर सड़क पर उतरोगे तो सरकार सुनने पर मजबूर हो जाएगी। यही संदेश सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है सत्ता पक्ष के लिए। दिल्ली के बाद बिहार में प्रोटेस्ट हुआ, फिर झारखंड में हुआ। झारखंड में तो सरकार ने तुरंत बच्चों की मांग मान ली, क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है जो बीजेपी की नहीं है। वहां भी हल्की फुल्की झड़प हुई, लाठियां भी चली, लेकिन बात जल्दी संभाल ली गई। जैसे ही बच्चों की बात मान ली गई, प्रोटेस्ट खत्म। लेकिन इन दो आंदोलन की सफलता ने पूरे देश के छात्रों को हिम्मत दे दी। अब पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है और सबसे बड़ी बात, अब आंध्र प्रदेश में भी प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। आंध्र प्रदेश में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो मेडिकल के छात्रों का है। हर राज्य की अपनी शिकायतें हैं, अपने पेपर लीक हैं, अपनी अनियमितताएं हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश की एक खास बात है। वहां के शिक्षा मंत्री का नाम है नारा लोकेश। और नारा लोकेश कोई साधारण मंत्री नहीं है, ये खुद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं। यानी बाप मुख्यमंत्री, बेटा शिक्षा मंत्री, पूरा परिवार सत्ता में है। तो अब जब आंध्र प्रदेश के छात्र सड़क पर उतरे हैं तो उनके निशाने पर सीधे सीधे नारा लोकेश हैं। छात्र पूछ रहे हैं कि पेपर में गड़बड़ी क्यों हो रही है, भर्ती क्यों नहीं निकल रही, परीक्षा प्रणाली में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। और ये सब सवाल जिस मंत्रालय से जुड़े हैं, उस मंत्रालय के मुखिया चंद्रबाबू नायडू का अपना बेटा है। यहीं से चंद्रबाबू नायडू के अंदर बेचैनी शुरू हुई है। कोई भी बाप हो, जब अपने बेटे पर आंच आती है तो वो शांत नहीं बैठ सकता, खासकर तब जब वो बेटा राजनीति में उसका उत्तराधिकारी भी हो, उसकी विरासत भी हो और उसका राजनीतिक भविष्य भी हो। नारा लोकेश को चंद्रबाबू नायडू ने बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाया है ताकि आने वाले सालों में तेलुगु देशम पार्टी का चेहरा वही बने। लेकिन अगर अभी उन पर आंदोलन की मार पड़ गई, अगर उनकी छवि खराब हो गई, अगर उनको इस्तीफा देने की नौबत आ गई, तो चंद्रबाबू नायडू का पूरा राजनीतिक प्लान बिखर जाएगा। अब यहाँ दूसरा एंगल जुड़ता है। जंतर मंतर वाले आंदोलन के बाद से एक मांग लगातार तेज हो रही है और वो मांग है अमित शाह के इस्तीफे की। विपक्ष कह रहा है कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है और गृह मंत्रालय के मुखिया अमित शाह हैं। तो 20 जुलाई को जो लाठीचार्ज हुआ, जो पैलेट गन चली, जो सादी वर्दी में पुलिस वाले घुसाए गए, वो सब आदेश आखिर किसने दिए। राहुल गांधी ने कई बार इस मुद्दे को उठाया है। संसद में भी विपक्ष ने मांग रखी है कि अमित शाह इस्तीफा दें। संसद के अंदर हंगामा भी हुआ, लोग चीख चीख कर पूछते रहे कि हमारे बच्चों पर अटैक क्यों हुआ, आदेश किसने दिया। लेकिन अमित शाह संसद में जवाब देने नहीं आए। एक बार कह जरूर दिया कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन असल में जवाब मिला नहीं। संसद जिसे चलाने के लिए हर दिन करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो हंगामे में डूबता रहा और मुख्यमंत्री जवाब से बचते रहे। अभी तक ये मांग सिर्फ विपक्ष तक सीमित थी, लेकिन अब अगर आंध्र प्रदेश के आंदोलन ने रफ्तार पकड़ी, अगर वहां भी लाठी चली, अगर वहां भी हिंसा हुई, तो वहां भी अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठनी शुरू हो सकती है। और वो मांग जब आंध्र प्रदेश से उठेगी, जहां चंद्रबाबू नायडू की सरकार है, तो चंद्रबाबू नायडू खुद फंस जाएंगे। उनको भी कहना पड़ेगा कि अमित शाह जी, आप एक बार पद से हट जाइए ताकि आंदोलन शांत हो, वरना यहां हमारा भी बचना मुश्किल हो जाएगा। यही वो पॉइंट है जहां बीजेपी को असली डर सता रहा है, क्योंकि आज तक बीजेपी विपक्ष की मांग को हवा में उड़ा रही थी, लेकिन अगर वही मांग अपने ही सहयोगी दल से उठे तो जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने घर के अंदर से उठी आवाज को अनसुना करना आसान नहीं होता। इसीलिए
आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में मोदी, अमित शाह और तमाम बड़े नेता चंद्रबाबू नायडू से लगातार मुलाकातें कर रहे हैं, बैठ के हो रही हैं, बातचीत भी हो रही है, समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इन मुलाकातों की खबर तो बाहर आ रही है, नतीजा कुछ भी नहीं आ रहा। जब राजनीति में इतना शोर होता है और इतनी चुप्पी भी होती है तो समझ लीजिए कि अंदर कुछ बड़ा पक रहा है। अब बात करते हैं आंकड़ों की, क्योंकि पूरी कहानी सिर्फ भावनाओं की नहीं है, नंबरों की भी है। लोकसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा है 272 सीटें। जो पार्टी या गठबंधन इस आंकड़े को छू ले वही सरकार बनाती है। पिछले चुनाव में बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत तक नहीं पहुंच पाई थी। बीजेपी की खुद की सीटें 240 के आसपास थीं, यानी बहुमत से करीब 32 सीटें कम। तो सरकार बनाने के लिए बीजेपी को सहयोगियों की जरूरत पड़ी और यही एनडीए ने कुल मिलाकर 293 के करीब सीटें जुटाई। इसी 293 के आंकड़े ने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। इस पूरे गठबंधन में सबसे बड़े सहयोगी हैं चंद्रबाबू नायडू, जिनके पास 16 सीटें हैं। दूसरे बड़े सहयोगी नीतीश कुमार हैं, यानी सरकार का पूरा बैलेंस इन दो नेताओं पर टिका हुआ है। अगर इनमें से कोई एक भी हट जाए, सरकार डगमगाने लगेगी। अब आप कहेंगे कि 16 सीटें निकल भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा, बीजेपी के पास तब भी अच्छी खासी संख्या रह जाएगी। तो यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। पिछले कुछ महीनों में कुछ और सांसद भी अलग अलग रास्तों से एनडीए से जुड़े हैं, जिससे कुल संख्या और बढ़ गई है। लेकिन ये जुड़े हुए सांसद स्थिर नहीं है। इनमें से कई का मन कब बदल जाए कोई ठिकाना नहीं। दल बदल कानून की भी अपनी बारीकियां हैं। किसी पार्टी को टूटने से बचाने के लिए 2/3 सांसदों का साथ जरूरी होता है। अगर किसी पार्टी में से 1/3 भी अलग हो जाएं तो पूरा गणित बिगड़ सकता है। मतलब सिर्फ चंद्रबाबू नायडू का जाना नहीं, बल्कि उनके जाने का जो असर बाकी सहयोगियों पर पड़ेगा वो असली खतरा है। जब एक बड़ा सहयोगी छोड़ता है तो दूसरे भी सोचने लगते हैं। राजनीति में डर संक्रामक होता है, एक हिलता है तो बाकी भी हिलने लगते हैं। इसीलिए बीजेपी की चिंता सिर्फ 16 सीटों की नहीं है, चिंता उस डोमिनो इफेक्ट की है जो चंद्रबाबू नायडू के जाने के बाद शुरू हो सकता है। अब आप सोचिए, अगर आंध्र प्रदेश में आंदोलन ने जोर पकड़ा, वहां भी हिंसा हुई, तो चंद्रबाबू नायडू के सामने दो रास्ते होंगे। पहला, वो आंदोलन को दबाएं, पुलिस भेजें, लाठी चलवाएं, लेकिन ऐसा करने पर उनकी अपनी छवि खराब होगी। वो भी अगले चुनाव में जनता के गुस्से का शिकार होंगे। और आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार पहले से ही मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से की नाराजगी झेल रही है। दूसरा रास्ता है कि वो एनडीए से किनारा कर लें, ये कहें कि केंद्र की गलती की सजा हम क्यों भुगते, और अपनी सरकार को बचा लें। किसी भी राजनेता के लिए मुख्यमंत्री का पद केंद्र के गठबंधन से हमेशा ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि गठबंधन में तो सिर्फ हिस्सेदारी है, राज्य में असली सत्ता है। और चंद्रबाबू नायडू ने अपना पूरा राजनीतिक करियर आंध्र प्रदेश की राजनीति में लगाया है। वो आंध्र प्रदेश को हाथ से जाने नहीं देंगे। इसीलिए अगर चुनाव करना पड़ा एनडीए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के बीच, तो चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री की कुर्सी चुनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसी संभावना से बीजेपी घबराई हुई है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के जाने का मतलब सिर्फ 16 सीटें कम होना नहीं है, बल्कि इस बात का संदेश जाना है कि सहयोगी भी मोदी सरकार से नाराज हैं। ये संदेश जितना खतरनाक है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक ये संख्या है। अब एक और मुद्दा जो इस पूरी कहानी में जुड़ता है वो है बिहार का। बिहार के प्रोटेस्ट के दौरान एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें एक पुलिसकर्मी के हाथ में AK-47 दिखाई दे रही थी। छात्रों के आंदोलन में AK-47 सोचने वाली बात है। बिहार में भी एनडीए की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, जो बीजेपी के साथ मिलकर काम करते हैं। तो सवाल उठा कि छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए AK-47 की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये बच्चे आतंकवादी हैं? क्या ये कोई युद्ध की स्थिति है? ये सवाल भी सत्ता पक्ष के लिए असहज करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में भी प्रोटेस्ट हो रहा है और वहां शुभेंदु अधिकारी की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। यानी तीन जगहों पर एनडीए से जुड़े लोग किसी ना किसी विवाद में फंसे हुए हैं। एक जगह होता तो संयोग कहा जा सकता था, लेकिन तीन जगह होना पैटर्न बताता है। अब बात कर लेते हैं उस मूल सवाल की जिसने पूरे देश को हिला दिया था, पैलेट गन। पैलेट गन कोई सामान्य हथियार नहीं है। इसमें एक बड़ी गोली भरी होती है और उस गोली के अंदर सैकड़ों छोटे छोटे छर्रे भरे होते हैं। जब पैलेट गन चलती है तो एक ही झटके में दर्जनों छर्रे निकलते हैं और चारों तरफ फैल जाते हैं। एक गोली से एक साथ कई लोग घायल हो सकते हैं। कश्मीर में पहले भी पैलेट गन के इस्तेमाल पर बहुत बवाल हो चुका है, कई लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। अब वही पैलेट गन दिल्ली के छात्रों पर चली, जंतर मंतर पर बच्चों पर छर्रे लगे, उनकी तस्वीरें आई, वीडियोज आई। राहुल गांधी ने खुद सामने आकर घायल बच्चों से मुलाकात की, लेकिन इस पूरे मामले पर जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली।
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है उसमें पैलेट गन का जिक्र तक नहीं है, जैसे ये कोई काल्पनिक चीज हो, जैसे ये हुआ ही ना हो। और यहीं से वो असली सवाल फिर उठता है जो हर तरफ गूंज रहा है, आदेश किसने दिया? क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन, 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, सादे कपड़ों में सपोर्टर्स, फेशियल रिकॉग्निशन, पैलेट गन, ये सब कोई एक जिला स्तर का अधिकारी अपने मन से तय नहीं कर सकता। इसमें ऊपर से मंजूरी चाहिए होती है, और वो ऊपर कहां तक जाती है, इस सवाल का जवाब सत्ता पक्ष देने से बच रहा है। और अब एक और नया मोर्चा खुल गया है सीबीआई का। सीबीआई के अधिकारी अब स्कूलों और कोचिंग सेंटरों पर जाकर पूछताछ शुरू कर रहे हैं। पेपर लीक की जांच का दायरा बढ़ रहा है। ये अपने आप में सही कदम हो सकता है, लेकिन इसका राजनीतिक असर ये है कि पूरा माहौल शिक्षा व्यवस्था और सरकार के खिलाफ बनता जा रहा है। छात्रों को लग रहा है कि सरकार पर दबाव काम कर रहा है, इसीलिए दबाव और बढ़ाओ। और सरकार को पता है कि जितना ज्यादा दबाव उतना ज्यादा राजनीतिक नुकसान। अब सवाल यह है कि क्या सच में चंद्रबाबू नायडू एनडीए छोड़ देंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। चंद्रबाबू नायडू पुराने खिलाड़ी हैं, वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि उनके पास अब एक बड़ा हथियार है, एक बड़ा दबाव बनाने का साधन है। वो जब चाहें बीजेपी को धमका सकते हैं कि अमित शाह हटो वरना हम अलग हो जाएंगे। और बीजेपी के पास इस धमकी का कोई बहुत मजबूत जवाब नहीं है। अमित शाह के हटने की संभावना बहुत कम है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं होता। शायद ऐसा भी हो सकता है कि अमित शाह कुछ समय के लिए मंत्रालय से हटकर पार्टी संगठन में चले जाएं, या फिर कोई और कारण बनाकर कुछ दिन के लिए दूरी बना ली जाए। लेकिन ये सब अटकलें हैं। वास्तविकता ये है कि अमित शाह इतनी आसानी से नहीं हटेंगे, और मोदी सरकार अपने सबसे मजबूत मंत्री को खोना भी नहीं चाहेगी। लेकिन खतरा तो है ही, और वो खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। इस पूरी कहानी में एक बात बहुत साफ है कि छात्रों के आंदोलन ने राजनीति की दिशा बदल दी है। जो आंदोलन दिल्ली से शुरू हुआ था वो अब पूरे देश की राजनीति को हिला रहा है। एक धर्मेंद्र प्रधान चले गए हैं, अब निशाना अमित शाह है। और अगर अमित शाह पर भी आंच आई तो असली सवाल मोदी पर भी आ सकता है, क्योंकि आखिर में जिम्मेदारी सबसे ऊपर वाले की होती है। मोदी और अमित शाह की जोड़ी भारतीय राजनीति की सबसे मजबूत जोड़ी मानी जाती है, लेकिन इस बार परीक्षा बहुत कठिन है। एक तरफ छात्रों का गुस्सा है, दूसरी तरफ विपक्ष का दबाव, तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी है जो पूरे लाठीचार्ज और पैलेट गन के मामले की जांच करेगी, और चौथी तरफ सहयोगी दलों की बेचैनी है। इन सब मोर्चों पर एक साथ लड़ना आसान नहीं है, और तस्वीर तब और गहरी हो जाती है जब पता चलता है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की खुद की स्थिति भी बहुत मजबूत नहीं है। मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा उनसे नाराज है, क्योंकि वक्फ के जुड़े मामले में उन्होंने केंद्र सरकार का साथ दिया था। अल्पसंख्यक वोट उनके हाथ से निकल चुका है। अब अगर छात्र और उनके परिवार भी नाराज हो गए तो अगले चुनाव में उनकी सरकार का बचना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू के पास दबाव है कि वो कुछ ऐसा करें जिससे जनता को लगे कि वो केंद्र की गलतियों के साथ नहीं है। एनडीए से बाहर निकलना उनके लिए राजनीतिक तौर पर फायदेमंद भी हो सकता है, अगर वो सही समय पर सही तरीके से ये फैसला लेते हैं तो। लेकिन जल्दबाजी की तो अपना नुकसान भी कर सकते हैं। यही सारा गणित है जो इस वक्त बीजेपी को परेशान कर रहा है। ऊपर से देखने में सब सामान्य लग रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं पर भी जा रहे हैं, गृहमंत्री बैठकें कर रहे हैं, पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर आ रहे हैं, लेकिन अंदर एक जंग चल रही है, और वो जंग है अपने ही सहयोगियों को साथ बनाए रखने की। मोदी और अमित शाह के लगातार बयान ना देना, संसद में हंगामे के बीच चुप रहना, ये सब बताता है कि कहीं कोई गहरी बात है। जब बड़े नेता चुप रहते हैं तो शोर अंदर बहुत तेज होता है। इस पूरी कहानी का सबसे टर्निंग पॉइंट आंध्र प्रदेश में क्या होता है इस पर टिका है। अगर वहां का प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया, अगर छात्रों की मांग मान ली गई, अगर हिंसा नहीं हुई तो शायद स्थिति संभल जाए। लेकिन अगर वहां भी वही हुआ जो दिल्ली में हुआ, अगर वहां भी लाठी चली, आंसू गैस चले, बच्चे घायल हुए, तो चंद्रबाबू नायडू के लिए बचा रहना, चुप रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उनका मुंह खोलना बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मोदी सरकार अभी एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। बाहर से देखने में सब ठीक ठाक है, लेकिन अंदर तारें ढीली पड़ चुकी हैं। छात्र आंदोलन जो एक स्थानीय मुद्दा लगता था, वो अब राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है। और वो सबसे बड़ी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू, जो अब तक मजबूती से खड़ी थी, अब हिलती हुई दिखाई दे रही है। कुर्सी तभी टिकी रहती है जब बैसाखी मजबूत हो। बैसाखी हिलेगी तो कुर्सी भी हिलेगी।
ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये सिर्फ राजनीति का सीधा गणित है। आगे क्या होगा ये अगले कुछ हफ्तों में साफ हो जाएगा, लेकिन एक बात तय है, इस बार बीजेपी के लिए मामला उतना आसान नहीं है जितना पहले हुआ करता था। इस बार खतरा बाहर से नहीं अंदर से आ रहा है, और अंदर से आने वाला खतरा हमेशा ज्यादा खतरनाक होता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।